मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रशासन में संचार, अर्थात जो प्रशासनिक क्रियाएं होती हैं उनमें संचार की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से संचार कार्य करता है, संचार के माध्यम से किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं का आदान प्रदान एवं समझ हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ समझ को भी हस्तांतरित किया जाता है। यह एक वह भी प्रक्रिया है जिसमें संदेश देने, पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की भी प्रक्रिया है कि इसके माध्यम से जो व्यक्ति दूसरे को सूचनाएं प्रदान करता है और जो सूचना प्राप्त करने वाला है उसके द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रक्रिया है। जब हम प्रशासन में संचार की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी और उसके जो अन्य कार्य होते हैं उनमें भी संचार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी के साथ साथ यह जब संगठन में कार्य करता है तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो अध्ययन दर्शाते हैं कि जहाँ पर ये माना जाता है कि जो प्रबंधक है उसके द्वारा जो अपना समय है उस समय का लगभग 70 से 80% समय उसका संचार की गतिविधियों में ही व्यतीत होता है। तो यह एक एवरेज है कि जो प्रबंधक के द्वारा अपना समय संचार प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अपने जूनियर और सीनियर से संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसी को और स्पष्ट करते हुए जॉन हिनकिंस ने कहा है कि जो इसमें अधिकारी होते हैं उनमें जो प्रथम या अग्र पंक्ति के जो सुपरवाइजर होते हैं उनके द्वारा लगभग अपना 74% जो समय है वो संचार में लगाया जाता है, और जो इसमें द्वितीय श्रेणी के प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा 81% समय जो है अपना संचार में लगाया जाता है, और इसी के साथ साथ जो तीसरी श्रेणी के प्रशासक होते हैं उनके द्वारा लगभग 87% अपने कार्यालय में जो उनका समय निर्धारित होता है उस समय का प्रयोग संचार में किया जाता है। इस अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रशासन है उसमें संगठन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। जब सामान्य रूप से 70 से 80% समय संचार में व्यतीत होता है या प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो संचार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उतना समय जब उसमें व्यतीत होता है तो किस प्रकार से यह कार्य करता है, क्या इसकी भूमिका होती है, कितने प्रकार का यह होता है, उसको समझ लेना उससे बेहतर हो जाता है। क्योंकि जो विचारक हैं उन विचारकों के द्वारा जो इस पर बल दिया गया है उसमें जो विचारक हैं जो प्रबंधन की बात करते हैं या प्रशासन में संचार की बात करते हैं, जैसे एल्विन की जो परिभाषा वो कहते हैं कि संचार प्रबंध की प्रमुख समस्या है, अर्थात किस प्रकार से संचार हो, संचार को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये प्रबंधन के लिए एक प्रमुख समस्या बनी रहती है कि किस प्रकार से इस समस्या को दूर करते हुए संचार की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। जहां पर जो थियो हेमन है वो कहते हैं कि प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, अर्थात संगठन के लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, किस प्रकार से उसकी कार्य करेगा, उस संगठन की सफलता
उसके संचार पर निर्भर करती है कि अर्थात संचार बेहतर होगा तो सफलता बनेगी, और अगर संचार बेहतर नहीं होगा तो जो अपेक्षित सफलता है वह प्राप्त नहीं की जा सकेगी। टेरी ने इस संबंध में कहा कि संचार उस चिकने पदार्थ का तरह कार्य करता है जिसमें प्रबंध कार्य सुगम हो जाता है, अर्थात यह एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जहां पर की जो संचार प्रक्रिया है वो सुगम हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है, वो उसके आधार पर कार्य करता है। जो लोग प्रशासन के क्षेत्र के में विद्वान हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके द्वारा जो कुछ संचार की प्रक्रिया के ऊपर जो मत व्यक्त किए गए हैं या जो अध्ययनों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, इसमें जो सर्वप्रथम जो हेनरी फ्योल है वो चिंतक माने जाते हैं जिन्होंने की औपचारिक संचार प्रक्रिया को उत्पादकता से जोड़ा था, कि अर्थात यदि संगठन में उत्पादनता को बढ़ाना है, उत्पादकता की हमें अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से औपचारिक संचार प्रक्रिया कार्य करती है। अर्थात उन्होंने संचार की तीव्रता पर बल दिया, जिसका अर्थ है कि संचार में यदि तीव्रता होगी, बेहतर संचार होगा, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव व उस संगठन के उत्पादकता पर पड़ेगा, बेहतर उत्पादन होगा। चेस्टर बर्नार्ड ने इसी क्रम में जो संचार के ऊपर उन्होंने कहा कि संगठन के तीन तत्व होते हैं। वो तत्व जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा एक तो सामूहिक उद्देश्य होते हैं, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए जो सामूहिक उद्देश्य हैं जिनको निर्धारित किया जाता है और संगठन के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाता है। दूसरी चीज उन्होंने की कि योगदान की इच्छा, कि जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका जो योगदान उसमें होता है। और इसी के साथ साथ जो वो तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं वो उसे संचार अथवा सत्ता के रूप में परिभाषित करते हैं कि ये महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संगठन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संचार संगठन का एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन के द्वारा भी जो संचार की बात की गई है, उन्होंने कहा है कि जो संगठन होते हैं उसमें औपचारिक संचार होता है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि औपचारिक संचार के माध्यम से ही जो संगठन की प्रक्रिया है उसमें सरलता आ जाती है। इसी के साथ साथ जो दूसरे विचारक हैं, जैसे मैरी पार्कर फॉलेट ने भी इस संबंध में कहा है कि समन्वय के सिद्धांत में जो प्रबंधक है उसको जो अपने अधीनस्थ हैं उनसे जो संपर्क में रहने पर उन्होंने बल दिया कि यदि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो जो प्रबंधक होता है, जो उस संगठन का मुखिया होता है, उसके द्वारा किस प्रकार से अपने अधीनस्थों के साथ में संपर्क बनाए रखा जाए। इसी के साथ इसमें जो नॉर्बर्ट वीनर ने भी इसी बात पर बल दिया। उन्होंने इसे अत्याधुनिक संचार के लिए कहा कि जो अत्याधुनिक संचार के लिए है, उन्होंने साइबर नेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था कि किस प्रकार से संगठन में जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है और उसके माध्यम से जो संगठन के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम इसकी बात करें कि संगठन में जो कम्युनिकेशन है उसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इन विद्वानों के आधार पर और जो विभिन्न मत हैं या जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वान हैं उनके आधार पर यदि हम इसके महत्व की बात करें कि इसका क्या महत्व है, जो संप्रेषण किया जाता है, जो संचार किया जाता है, उसका प्रशासन में क्या महत्व है, तो सबसे पहले और जो महत्वपूर्ण है वह है कि इसके माध्यम से जो अधिकार और दायित्व होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से जो उस संगठन में कार्य करने वाले अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, उनके मध्य किस प्रकार से जो अधिकारों का, उत्तरदायित्वों का विभाजन है वो किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो नियोजन है,
क्योंकि किसी भी प्रशासनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियोजन किया जाता है, जो प्लानिंग की जाती है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो प्लानिंग है उसको भी संचार के माध्यम से ही बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। सभी का जब उसमें सहयोग होगा, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो वह प्रक्रिया और बेहतर हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो प्रशासन के जो उत्प्रेरण के रूप में यह कार्य करता है कि जहां पर जो प्रबंधक होता है वह अपने अधीनस्थों को संप्रेषण के माध्यम से उन्हें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उन्हें समय समय पर निर्देशित करता है, दिशा निर्देश देता है, जिससे कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ जो इसके समन्वय की भूमिका होती है वह महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि समन्वय के माध्यम से ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। और समन्वय बनाने का जो महत्वपूर्ण एक साधन है वो संप्रेषण होता है, क्योंकि जब संप्रेषण होगा, जब संगठन में जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, जो कार्मिक हैं, उनके मध्य बेहतर तालमेल बना रहेगा। तालमेल ये मौखिक रूप से भी हो सकता है और लिखित रूप से भी हो सकता है। तो जब ये प्रक्रिया बनी रहती है, संप्रेषण बना रहता है, तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में सुगमता आ जाती है। और इसी के साथ साथ इसमें जो जब संगठन की हम बात करते हैं तो किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जहां समन्वय होता है वहीं उसके साथ साथ नियंत्रण भी बनाए रखा जाता है कि किस प्रकार से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा जो संगठन में नियंत्रण है उसको बनाया जाता है निर्णय की प्रक्रिया के लिए। क्योंकि जब निर्णय लिए जाते हैं संगठन में तो उन निर्णयों के लिए भी सभी की जब सहभागिता की बात होती है तो उसमें भी संप्रेषण की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो इस बात पर बल देती हैं कि जो संगठन है यदि उसमें प्रभावशीलता लानी है, उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और दूसरी चीज है कि कम से कम व्यय में अधिक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अधिकतम जो आउटपुट है वो देना है, तो उसके लिए संप्रेषण एक बेहतर प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। अर्थात जब सभी के मध्य बेहतर तालमेल होगा, बेहतर संप्रेषण होगा, सभी चैनलों का प्रयोग किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जाएगा। कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट भी लिया जा सकेगा। तो अगर इन संदर्भों में संगठन में हम बात करें कि जो संप्रेषण है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो संप्रेषण है अब ये किस प्रकार से कार्य करता है यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार से चलता है। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो तीन चीजें हैं वो महत्वपूर्ण होती है। वह है कि संचार की विषय सामग्री क्या है, अर्थात किस विषय सामग्री को का आदान प्रदान करना है ये महत्वपूर्ण होता है। वो जो आदान प्रदान है वो किस प्रकार से किया जाएगा ये महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर प्रथम स्तर पर सूचनाओं का पता लगा लेना, उनका क्या सूचनाएं आदान प्रदान की जाएंगी वो महत्वपूर्ण है। संचार के लिए दूसरे स्तर पर किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाएगा, कौन से माध्यम होंगे, माध्यमों में यदि हम बात करें कि वो लिखित होंगे, मौखिक होंगे, या इसके साथ साथ उन्हें दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से भेजा जाएगा, या दो और भी साधन जो अपनाए जा सकते हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये भी सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होता है। इसी में जो नेक्स्ट है वो होता है कि संचार की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि संचार की प्रक्रिया एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसको कि संगठन में अपनाया जाता है और उसी के माध्यम से जो संचार की प्रक्रिया है वह चलती है और उसके जो तत्व है वो भी निर्धारित होते हैं। क्योंकि जो संचार की प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है कि जो प्रेषक है, अर्थात जो सूचनाओं को
भेजने वाला है, जिसका उद्देश्य सूचनाओं का संप्रेषण है। तो जो प्रेषक की भूमिका होती है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रेषक होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रेषक नहीं है तब तक सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता। इसलिए संचार की प्रक्रिया में जो प्रेषक है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वह है संकेतीकरण, कि किस माध्यम से सूचनाओं को भेजा जा रहा है। सूचनाओं को कि यदि लिखित रूप में है तो उसका माध्यम क्या है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, या कुछ इस तरीके के सिंबल्स का प्रयोग किया जा रहा है, जहां पर कि उन संकेतों के माध्यम से अपनी सूचनाओं को वहां तक पहुंचाना है, उन समझ को हस्तांतरित करना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ में प्रशासन में जो कार्मिक होते हैं उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हुए ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण होता है कि मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना है, उस सूचना के माध्यम से कौन सा मैसेज जाएगा वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैसेज के ऊपर जो मैसेज का सब्जेक्ट होता है, उसका जो विषय वस्तु होती है वो महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार से उसमें संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। तो यह संचार की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में काम करता है। इसी के साथ अब माध्यम क्या अपनाया गया है, अर्थात जो संचार किया जाना है उसके लिए किस प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, वह माध्यम भी महत्वपूर्ण होते हैं जिनके माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वह है जो संकेतार्थीकरण होता है, डिकोडिंग जिसे हम कहते हैं, जिसके माध्यम से जब प्रेषक के द्वारा सूचनाएं भेज दी जाती हैं और जो रिसीवर होता है, जो सूचनाएं प्राप्त करने वाला होता है, वो जो सूचनाएं आई हैं उनको वो डिकोड करके उनको समझता है और उसके आधार पर वह जो सूचनाएं भेजी गई हैं उनको ग्रहण करता है। इसलिए जो इसका अंतिम स्टेप होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कि प्रतिपुष्टि की बात करते हैं, फीडबैक की बात करते हैं कि जो संदेश पहुंचा है वो उसकी जो फीडबैक है वो कितना है, क्योंकि प्रशासन में केवल सूचनाएं भेजने का कार्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से जो सूचनाएं हैं वो रिसीवर के द्वारा ग्रहण की गई हैं और उसमें यदि कहीं किसी प्रकार पे सूचनाओं की समझ, क्योंकि जो संचार है उसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ समझ भी हस्तांतरित होती है, तो उस समझ को जानने के लिए, पहचानने के लिए, विश्लेषण करने के लिए वहां पर प्रतिपुष्टि फीडबैक बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया में जो फीडबैक है वो इंपॉर्टेंट होता है या वो संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यदि यह मौखिक हो रहा है तो यह प्रक्रिया में जो प्रेषक होता है वो इमीडिएट जान लेता है कि फीडबैक क्या है, उसे कंफर्म कर लेता है। परंतु यदि यह प्रक्रिया दूसरे माध्यमों के या जहां पर एक माध्यम से फॉर एग्जांपल लिखित माध्यम से वो भेज रहा है तो वहां पर उसे जानने के लिए, समझने के लिए फीडबैक एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर कि प्रशासक उसके माध्यम से जो प्रेषक होता है वो जान पाता है कि जो सूचनाएं भेजी गई हैं उसको कितना ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रशासन में यह क्रिया कार्य करती है, संचार की प्रक्रिया है वह कार्य करती है। और सामान्यतया जो प्रशासनिक संगठन होते हैं उन प्रशासनिक संगठनों में इस प्रक्रिया के तहत ही सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अब ये जो सूचनाएं हैं इनके जो हम कहें प्रकार हैं या संचार के प्रकार हैं या जो संचार वाहिकाएं हैं उनको अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से सूचनाएं एक स्थान से या एक व्यक्ति से, एक संगठन से दूसरे व्यक्ति तक, स्थान तक, संगठन तक पहुंचती हैं। कौन कौन से ऐसे माध्यम होते हैं जिन माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो प्रथम है वह है कि मौखिक अथवा लिखित, कि
या तो मौखिक रूप से सूचनाएं का आदान प्रदान किया जाता है या लिखित रूप से। जो मौखिक प्रकार है, मौखिक प्रकार में इसमें जो प्रेषक है और जो रिसीवर है वो फेस टू फेस होते हैं, वो आमने सामने होते हैं। या मौखिक संचार के लिए दोनों का उपस्थित होना आवश्यक होता है एक दूसरे के समकक्ष। तो ये जो समकक्ष हैं, ये जो एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं, उसमें जो पर्सनल अप्रोच है वो आ जाती है कि अर्थात यहाँ पर उनके द्वारा जो सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं वो आमने सामने रहकर ही पहुंचाए जाते हैं। इसमें जो लॉरेंस एप्ले हैं, उन्होंने कहा था कि जो यह प्रक्रिया है यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है और लगभग जो व्यवस्था है उसमें 75% जो संप्रेषण होता है उसमें इसी प्रकार की प्रक्रिया को या मौखिक संचार के माध्यम से ही सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया जहां पर सरल होती है, वहां चूंकि वहां पर जो प्रेषक है और जो रिसीवर है वो आमने सामने होती है, सरल होती है, उसी के साथ साथ समय कम लगता है क्योंकि रिप्लाई भी साथ साथ मिलता चला जाता है, फीडबैक भी साथ साथ मिलता चला जाता है, धन की भी बचत होती है। और जो महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर स्पष्टता होती है क्योंकि जो प्रेषक है उसके द्वारा जो सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं और यदि कहीं भी उसमें क्लिष्टता होती है या किसी भी प्रकार के समझ की आवश्यकता होती है तो तुरंत वो फीडबैक के रूप में वो उसको प्रेषक को मिल जाता है। तो यह प्रक्रिया निश्चित रूप से सरल होती है। इसी के साथ जो लिखित प्रक्रिया है, क्योंकि जो प्रशासन है, प्रशासन केवल मौखिक संप्रेषण के आधार पर ही कार्य नहीं करता, उसमें लिखित कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है, नियमों को अपनाया जाता है और उनका पालन किया जाता है। बहुत सारी चीजें जहां पर मौखिक रूप से संगठन में कार्य करती हैं वहीं लिखित रूप से भी कार्य करती हैं, क्योंकि लिखित संप्रेषण ही एक ऐसा ऑथेंटिक माध्यम होता है जहां पर कि उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। जब ये सारी चीजें लिखित में होती हैं तो निश्चित रूप से जो कार्मिक होते हैं उनके मध्य जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो लिखित जब होती है तो वहां पर हर चीज लिपिबद्ध हो जाती है। कितना समय लिया जाना है, किस अधिकारी के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाना है, कार्यों का बंटवारा लिखित रूप में होता है। जो भी संदेश ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, वो लिखित रूप में आता है और लिखित रूप में आने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो जवाबदेही होती है वो उसकी सुनिश्चितता की जो गंभीरता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब लिखित रूप में सूचनाएं हैं तो किसी के द्वारा भी उन सूचनाओं को इग्नोर कर देना, उस जो आंकड़े हैं उनको सही विश्लेषण करना वो असंभव हो जाता है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी जाती है। तो इस दृष्टि से जो लिखित संप्रेषण है वो भी प्रशासकीय संगठनों में अपनाया जाता है और विशेषकर जब विषय की गंभीरता होती है या इस तरीके के विषय होते हैं जिनमें समय की अधिकता होती है या जिनको कि लिखित माध्यमों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे संगठनों को जब संप्रेषण करना है या संगठन में ऊपर से नीचे तक अगर जब विशाल संगठन है वहां पर संप्रेषण करना है तो ऐसी परिस्थितियों में लिखित संप्रेषण ही सबसे बेहतर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें समय अधिक लगता है और यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, परंतु इसके साथ साथ इसकी उपयोगिता भी स्वयं सिद्ध है कि यहाँ पर हर चीज स्पष्ट होती है, कहीं पर भी संदेह की स्थिति नहीं होती और जो यहाँ पर अधिकार और कर्तव्य हैं उन्हें लिखित माध्यमों से ही सुनिश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो यह प्रक्रिया है यह महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ जो एक और माध्यम अपनाया जाता है वह है औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम। औपचारिक माध्यम जो प्रशासनिक संगठन होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वह होता है कि जो प्रशासनिक ढांचा है उसके अनुरूप किस प्रकार से औपचारिक संप्रेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाए, अर्थात
जो एक सुनिश्चित मार्ग है, क्योंकि हर प्रशासनिक संगठन का एक अपना सुनिश्चित मार्ग होता है। उस जब मार्ग के तहत ही संप्रेषण किया जाता है, उस ढांचे के अनुरूप ही जब संप्रेषण किया जाता है, तो वह औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। तो इस माध्यम से जो संप्रेषण होता है वो निश्चित होता है, स्पष्ट होता है, और उसमें जो भी संप्रेषित किया जाता है वह भी बहुत स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण है कि ये निर्भर करता है कि जब औपचारिक संप्रेषण को अपनाया जाता है कि जो संदेश है उसकी प्रकृति क्या है, और इसी के साथ साथ जो संप्रेषण का मार्ग क्या है, और उसी के साथ साथ यह जो है सत्यता पर आधारित या तथ्यों पर आधारित होता है कि इन माध्यमों से जब संप्रेषण किया जाएगा तो उन परिस्थितियों में जो औपचारिक संप्रेषण होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सारगर्भित होता है। इसी के साथ साथ संगठन में औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संप्रेषण भी किया जाता है कि जब जो बहुत सारे विषय या बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर कि जो उस संगठन में कार्य करने वाले जो कार्मिक होते हैं वो कार्यकालीन समय के दौरान या चाय के दौरान या अपने हम कहें जो उनका मध्यकाल होता है उसके दौरान वो बहुत सारे जब अनौपचारिक विचार विमर्श करते हैं, वो औपचारिक विषयों पर जब अनौपचारिक वार्तालाप करते हैं तो हम उसे अनौपचारिक संप्रेषण की श्रेणी में रखते हैं कि अर्थात यहाँ पर ना ये केवल लिखित स्वरूप में ना होकर, औपचारिक स्वरूप में ना होकर, जहां पर मौखिक रूप को अपनाते हुए आमने सामने बैठकर संपर्क स्थापित किया जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया में ये अनौपचारिक स्वरूप ले लेता है। और बहुत सारे जो प्रशासनिक संगठनों के उद्देश्य हैं या उन उद्देश्यों के ऊपर जो विचार विमर्श होता है, उन प्रक्रियाओं के ऊपर जो विचार विमर्श होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पर अनौपचारिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसी के साथ जो प्रशासनिक संगठन होता है, अब है कि उसमें किस प्रकार से किस प्रक्रिया के तहत संप्रेषण होता है, क्योंकि जो इस प्रकार के प्रशासनिक संगठन होते हैं वो आकार में निश्चित रूप से बड़े होते हैं। तो ये जब बड़े संगठन होते हैं, जो सार्वजनिक संगठन होने के नाते इनका आकार बड़ा होता है, तो उनमें किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें जो प्रक्रिया है वह है, एक है डाउनवर्ड प्रक्रिया, एक होती है हम कहें अपवर्ड प्रक्रिया, हॉरिजॉन्टल है, और इसी के साथ साथ इसमें जो होती है कि जहां पर पूरे विभाग में एक साथ संप्रेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है जहां पर कि हम बात करते हैं डाउनवर्ड प्रक्रिया की, इसमें जो प्रक्रिया होती है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जब संप्रेषण किया जाता है, अर्थात जो शीर्ष अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों के द्वारा जो सूचनाएं ऊपर से नीचे भेजी जाती हैं हम उनको इस कैटेगरी में रखते हैं। और जो दूसरे प्रकार की प्रक्रियाएं हैं प्रक्रिया है उसमें जब नीचे से सूचना ऊपर की तरफ जाती है तो हम उसे इस कैटेगरी में रखते हैं। इसी के साथ साथ जो हम इसमें बात करते हैं कि जो इसमें जो एक क्षैतिज होता है कि जहां पर जो समान स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं जब उनके मध्य जो संपर्क स्थापित होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ साथ एक और प्रकार है जिसे त्रियक प्रकार के नाम से भी हम जानते हैं कि जहां पर जो विभिन्न कर्मचारी होते हैं, कार्मिक होते हैं, उनके मध्य जो संचार की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो महत्वपूर्ण होती है। अर्थात इन आधारों पर जो संचार की प्रक्रिया को विभाग में अपनाया जाता है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात जो संगठन है, बड़े संगठन है, उनमें लिखित भी जहां पर होता है संप्रेषण, तो वहां पर मौखिक संप्रेषण भी होता है। वहां पर औपचारिक संप्रेषण भी है तो अनौपचारिक संप्रेषण भी की प्रक्रिया भी पाई जाती है। और इसी के साथ साथ वहां पर जो जहां पर हम कहें कि जो डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, या इसी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल है, जो इस प्रकार का संप्रेषण है ये भी अपनाया जाता है। यद्यपि जो विद्वान है उनमें हेनरी फ्योल है, इसमें साइमन है, कुछ और जो और विद्वान है उनके द्वारा कहीं पर औपचारिक और कहीं पर अनौपचारिक
संप्रेषण को बेहतर माना गया है, पर व्यवहार में जो प्रशासनिक संगठन है उनमें सभी प्रकारों का समाविष्ट रूप से स्वरूप दिखलाई देता है। अर्थात जो प्रशासनिक संगठन होते हैं उसमें जो इनका एक सम्मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है, वह कॉम्बिनेशन हमें उन प्रशासनिक संगठनों में दिखलाई देता है। क्योंकि जहां पर ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है, जो संगठन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है, उनके माध्यम से जो निर्धारित लक्ष्य रखे जाते हैं उनको इस संप्रेषण की प्रक्रिया के तहत ही पूरा किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन के समस्त कार्मिकों को एक साथ जोड़कर रखती है। और जब ये जोड़ने की प्रक्रिया है तो निश्चित रूप से जब कार्मिक जुड़े रहेंगे, एक साथ रहेंगे, समन्वय बना रहेगा, नियंत्रण बना रहेगा, और इसी के साथ साथ जब प्रभावशीलता आएगी, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, अधिक से अधिक उत्पादनता होगी, तो निश्चित रूप से जो संगठन है उसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी और संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है वो संगठन के आउटपुट पर देखा जाता है। जहां पर संप्रेषण की प्रक्रिया बेहतर होती है, सभी का उसमें समावेश किया जाता है, सभी को सम्मिलित किया जाता है, ऊपर से नीचे पर इधर क्षैतिज आधार पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तहत जब संप्रेषण होता है तो निश्चित रूप से वो संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके माध्यम से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।